हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल रितेश केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत है बच्चों। तो पिछले वीडियो में क्योंकि हम लोग बायोमोलिक्यूल का चैप्टर स्टार्ट किए थे बच्चों, तो इस बायोमोलिक्यूल के अंदर जो था कि हम कुछ टाइप्स बता रहे थे आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। क्योंकि आपको पता है कि बायोमोलिक्यूल में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है ना, प्रोटीन है, उसके बाद आपका जो है विटामिन है, ये सब पढ़ना है बच्चों। तो उसमें हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, कार्बोहाइड्रेट। तो उस कार्बोहाइड्रेट का कुछ टाइप्स के बारे में बात किए थे बच्चों। तो पिछली वाली वीडियो के अंदर हम लोग क्या किए थे कि क्लासिफिकेशन, यानी कि जो हम क्लासिफाई किए थे कार्बोहाइड्रेट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोलाइसिस के आधार पर हम लोग उसको क्लासिफाई किए थे बच्चों। और उसमें क्या था, क्लासिफिकेशन के अंदर मोनोसैकेराइड था, ओलिगोसैकेराइड था, पॉलीसैकेराइड था। तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए बच्चों। आज हम लोग उसके फर्दर क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, और कुछ मोनोसैकेराइड यूनिट का कुछ स्ट्रक्चर भी देखेंगे बच्चों, उसका नोमेनक्लेचर भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। आप जरा देखो आप लोग, अब इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब इस क्लासिफिकेशन के अंदर हमको ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर बात करना है बच्चों। उस आधार पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कर दिए, दो भागों में डिवाइड कर दिए। एक शुगर, दूसरा क्या है बच्चों, नॉन शुगर। एक शुगर, दूसरा नॉन शुगर। ठीक है, तो शुगर के अंदर क्या इसको पढ़ना है बच्चों। इसके अंदर जो शुगर होगा, अगर हम कार्बोहाइड्रेट को शुगर के रूप में क्लासिफाई करें बच्चों, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि शुगर है ये, तो स्वीट इन टेस्ट होगा। घर में चीनी खाते हैं, घर में सुक्रोज, जो घर में आपका चीनी जो होता है वो तो सुक्रोज है बच्चों, उसका नाम सुक्रोज होता है। ठीक है, हर एक यहां पर जो है तो ग्लूकोज आप जानते होंगे। ये सब का टेस्ट कैसा है बच्चों, वो है आपका स्वीट, है ना। तो स्वीट इन टेस्ट, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। आप सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ेंगे बच्चों। तो अभी हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड पे बात कर रहे हैं। हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये शुगर, कलरलेस होता है, क्योंकि आपको जनरली पता है व्हाइट टाइप का होता है ये, तो कोई कलर नहीं होता है इसके अंदर, तो कलरलेस इसको बोल दी, जनरली व्हाइट माना जाता है इसको। सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर सॉल्युबल होता है। अगर आप सुक्रोज को पानी के अंदर घुलाओ, जो घर में खाते हैं चीनी हम लोग, उसको हम पानी में घुलाते हैं तो आराम से घुलता है। ग्लूकोज को पानी में घुलाते हैं तो घुल जाता है, क्योंकि वो ग्लूकोज और सुक्रोज ये सब वाटर के अंदर क्या करता है बच्चों, मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगाता है ना, मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज जो भी है वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है साथ, और ये फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है इसके पास। तो अगर ये प्रॉपर्टी है बच्चों, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, शुगर बोलेंगे। ठीक है, अब यहां समझो कि जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जो भी हमारे पास मोनोसैकेराइड था बाबू, सैकेराइड था और ओलिगोसैकेराइड था, वो सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, शुगर के ग्रुप में आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल क्या होगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, सुक्रोज, लैक्टोज, मल्टोज, मैनोज, है ना। ये सब जो है आपको इस शुगर वाले कैटेगरी में आ जाएगा बच्चों। नॉन शुगर में क्या होता है बच्चों, टेस्टलेस है आपका ये। आप स्टार्च का नाम सुने होंगे, जो पोटैटो में पाया जाता है, लिप्स में पाया जाता है ना। तो ये सब सुने होंगे आप लोग। तो स्टार्च का जो कोई टेस्ट नहीं होता बच्चों, टेस्टलेस होता है वो। ठीक है, तो टेस्टलेस होगा, एमॉर्फस सॉलिड होगा, रियल सॉलिड नहीं होगा, एमॉर्फस सॉलिड होगा, कलरलेस होगा, वो भी जनरली व्हाइट ही होता है। पार्शली सॉल्युबल इन वाटर होगा, बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता बच्चों, है ना। वो तो हॉट वाटर में अगर सॉल्युबल करेंगे तब हो पाएगा, नहीं तो सिंपल कोल्ड वाटर में तो सॉल्युबल भी नहीं हो पाता है। आई हैव नॉट फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, इसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। एक रेंज माना जाता है कि हाँ 300 से 400 के बीच में, 400 से 500 के बीच में ऐसा कुछ मेल्ट हो सकता है ना, लेकिन कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। और ये एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है बच्चों, ऑल पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स का मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या हम बोल रहे हैं, जो हाइड्रोलाइसिस के आधार पे क्लासिफाई किए थे हम लोग पॉलीसैकेराइड्स में, उसमें एग्जाम्पल क्या था, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजेन, डेक्सट्रीन, ये सब आपका क्या था बच्चों,
ये सब आपको जो है ना पॉलीसैकेराइड्स थे, तो जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन शुगर कहलाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर दिए, शुगर और नॉन शुगर। और देखो इसका हम कुछ प्रॉपर्टी के आधार पर बता भी दिए आप लोगों को, आप इसका नोट्स बनाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग कुछ और भी क्लासिफिकेशन का टाइप है जो आपको दिखाएंगे यहाँ पर हम लोग। तो अब थर्ड हमको आपको बताते हैं, थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ, ये देखो यहां से हटा दें हम लोग और यहां क्या लिख दें हम लोग, रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बच्चों, ये एक रिड्यूसिंग नेचर भी शो करता है ना। तो उसके आधार पे हम लोग कैसे इसको डिवाइड कर पाएंगे, जरा उसको देख लो आप लोग। रिड्यूसिंग नेचर के आधार पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को, सैकराइड्स को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर देंगे। दो भाग होता है इसका, एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा क्या होता है बच्चों, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये रिड्यूसिंग नेचर के आधार पर हम लोग डिवाइड कर दिए। ठीक है, पहला नाम क्या हुआ, रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा नाम क्या हुआ, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, है ना। तो पहले हम लोग को समझ लेना है ए में करके रिड्यूसिंग शुगर क्या है। बहुत इजी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो ये जो होता है, इट इज द कार्बोहाइड्रेट, इट इज द कार्बोहाइड्रेट, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है ये विच रिड्यूस, जो रिड्यूस कर सकता है, विच कैन रिड्यूस, क्या लगा दो, विच कैन रिड्यूस। किसको रिड्यूस कर पाएगा बच्चों, किसको रिड्यूस करेगा, तभी हम इसको रिड्यूसिंग शुगर बोल पाएंगे। तो वो है आपका, जो आप इसको जानते भी हैं, वो है आपका टॉलिंस रिएजेंट एंड द फेलिंग सॉल्यूशन। रिड्यूस टॉलिंस रिएजेंट, जिसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाते थे बच्चों हम लोग, AgNH3 का होल 2 प्लस, ऐसा करके दिखाते थे हम लोग। ये आपका टॉलेंस रिएजेंट होता था, AgNH3 का होल 2 और प्लस हो जाता था ये। तो ये टॉलेंस रिएजेंट है, या फेलिंग सॉल्यूशन, या फेलिंग सॉल्यूशन। जैसे इसका रिएजेंट क्या होता था, Cu2 प्लस OH माइनस। तो ये हमारा फेलिंग सॉल्यूशन होता था बच्चों। अगर जो कार्बोहाइड्रेट इस फेलिंग सॉल्यूशन को, इस रिड्यूसिंग टॉलिंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा बच्चों, तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा आपका। क्या एग्जांपल है इसका, उसके बारे में भी समझते हैं हम लोग, है ना। पहले एग्जांपल में कुछ बात कर देते हैं हम लोग, जिसमें इसमें पॉइंट बना देते हैं आप लोग के लिए, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। आपको या नोट करके लिख लेते, कोई बात नहीं है, जैसे भी आपको समझ में आए आप यहाँ समझ लेना, आप लोग नोट्स बना लेना आप लोग। तो हम पहला बात आपको ये बताने जा रहे हैं, रिड्यूसिंग शुगर है बच्चों, कि ऑल मोनोसैकराइड्स, देखो बार बार ये सब आ रहा है, हाइड्रोलाइसिस वाला जो टाइप है बार बार आ रहा है, इसीलिए उसको हाइड्रोलाइसिस के बारे में आपको, हाइड्रोलाइसिस का जो टाइप था बच्चों बहुत अच्छे तरह से समझना है आप लोगों को। हम समझाए भी थे आप लोगों को, आप इसको याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। ऑल मोनोसैकराइड्स एंड डाइसैकराइड्स, अच्छा हम ओलिगोसैकराइड की बात किए थे हम लोग, और ओलिगोसैकराइड में बोले थे बच्चों कि उसमें डाइसैकराइड होता है, ट्राइसैकराइड होता है, टेट्रासैकराइड होता है ना। तो आपके जो सिलेबस में पढ़ना था, आपको डाइसैकराइड पढ़ना था, तो हम ओलिगोसैकराइड ना लिख करके हम लोग क्या लिख दिए बच्चों, डाइसैकराइड लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। ठीक है, तो ऑल मोनोसैकराइड्स एंड डाइसैकराइड्स आर, क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग शुगर, एक्सेप्ट, किसको छोड़ के बच्चों, सुक्रोज। क्यों छोड़ करके, ऐसा क्या खास बात है इसके अंदर, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे हम लोग। ठीक है,
और एग्जाम्पल ले ले हम लोग इसका, सुक्रोज को छोड़ दीजिएगा। सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों है इसके बारे में बता देंगे आपको हम। एग्जाम्पल ले लो हम लोग, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना, मल्टोज, लैक्टोज जो दूध में पाया जाता है ना, गैलेक्टोज, एटीसी जो भी है आपका मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, सारे क्या हैं, एक रिड्यूसिंग शुगर होता है। किसको छोड़ करके बच्चों, बार बार बोल रहे हैं, किसको छोड़ करके, सुक्रोज को छोड़ करके, ठीक है। और उसको कुछ एग्जांपल दे दिया आप लोगों को, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मल्टोज, लैक्टोज, मैनोज, राइबोज जो भी है बच्चा, सब सारा वो आपका जो है रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा आपका। इसी में और समझना है आप लोगों को, तो पहले इसको मिटा लें हम लोग और इसके आगे की बात करें हम लोग। यहां पर नोट नंबर 2 समझ लो, इसी के अंदर, इसी रिड्यूसिंग शुगर के अंदर नोट लिखा देता है बच्चों आप लोगों को, ताकि आपको पढ़ने में आसान हो पाए और रिवीजन अच्छे से कर पाए आप लोग, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि आप इन्हीं सभी को क्यों बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर, है ना, और सुक्रोज क्यों नहीं आया रिड्यूसिंग शुगर के अंदर। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज जो भी है आपका, तो यहां पर समझना है बच्चों, अगर इफ रिड्यूसिंग ग्रुप, एक रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट मीन्स अब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का जो भी आपको ग्लूकोज बोल रहे हैं, फ्रक्टोज बोल रहे हैं बच्चों, तो ग्लूकोज के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, अल्डिहाइड ना, और फ्रक्टोज के अंदर क्या पाया जाता है, कीटोनिक ग्रुप है, वो कीटोन है उसके अंदर, कीटोन ग्रुप उसके अंदर पाया जाता है। तो हमारा जो हमारा रिड्यूसिंग ग्रुप है बच्चों, वो कौन है हमारा, ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइड है, फ्रक्टोज के अंदर कीटोन है। लेकिन बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि बार बार कीटोन की बात करते हैं, कीटोन तो आपका टॉलरेंस रिएजेंट को, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर ही नहीं सकता है, उसके साथ रिएक्शन नहीं हो सकता है, तो फिर कैसे बोलते हैं ये फ्रक्टोज के बारे में। हम इसका भी रीजन आपको बताएंगे बच्चों, ठीक है, थोड़ा वेट कर लो, नोट नंबर 3 में आपको वही बता देंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख रहे हैं, इफ रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट मीन्स अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप, अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप इज फ्री मतलब क्या हो गया, नॉट बॉन्डेड इन देयर हेमी एसिटल और हेमिकीटल फॉर्म, हेमीसिटल और हेमिकीटल फॉर्म। अगर जिस कार्बोहाइड्रेट का जो अल्डिहाइडिक पार्ट है और जो कीटोनिक पार्ट है वो फ्री है बच्चों, वो दूसरे के साथ बॉन्डेड नहीं किया हुआ है, वो कार्बन जिस पे जो अल्डिहाइडिक कार्बन है, जो कीटोनिक कार्बन है, वो किसी दूसरे के साथ बॉन्डेड नहीं किया हुआ है, किस स्ट्रक्चर के अंदर, हेमीएसिटल और हेमिकीटल फॉर्म के अंदर, है ना। तब ऐसा शुगर को कहते हैं बच्चों हम लोग रिड्यूसिंग शुगर। फिर यहां पर दिक्कत क्या हो गया, आप फिर बोल रहे हैं कि सर आप तो फिर एक्स्ट्रा वर्ड लेके आ गए, क्या है वो, हेमीसिटल, हेमिकीटल। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसके बारे में जानते नहीं हैं। अब आपको बताए थे आप लोग को, जब हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन पढ़ा रहे थे बच्चों, तो वहां पर बताए थे कि अगर अल्कोहल है, ये अल्डिहाइड है, अगर अल्डिहाइड है और उसके साथ 1 मोल किसका अल्कोहल से रिएक्शन करवाया जाए, अगर अल्डिहाइड है उसके साथ 1 मोल अल्कोहल से रिएक्शन करवाया जाए इन द एसिडिक मीडियम के अंदर, तो बताओ क्या बनता था, हेमीएसिटल बनता था। और वहीं पर अगर कीटोन होता था और अगर वो 1 मोल अल्कोहल से रिएक्शन करता था इन द एसिडिक मीडियम के अंदर, तो क्या बनता था, हेमिकीटल। तो ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं है, लेकिन यहां पर वो कैसा यूज हो रहा है उसके बारे में थोड़ा वेट कर लो, आगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चूंकि हम यहां लिखवा दिए हैं, तो जब हम आपको हेमीसिटल, हेमिकीटल बताएंगे आप लोगों को, तो उस समय ये फिर से रिपीट कर देंगे बच्चों, ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि कौन सा शुगर रिड्यूसिंग होगा, कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा बच्चों, ठीक है। और यहां पर देख लो,
नोट नंबर 3, पहले तो कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पर दे दें तो कि आप चाहे आप ये यहाँ पर समझ पाए कि रिएक्शन कैसे हो पा रहा है हमारा। जैसे देखो एग्जांपल के अंदर बहुत इजी एग्जांपल है बच्चों। अगर हमारे पास क्या है ना, ग्लूकोज है, ग्लूकोज ले लेते हैं हम लोग कुछ ऐसा करके। हमारे पास CHOH है ना, इसका कितना पार्ट हो जाएगा बच्चों, इसका 4 पार्ट हो जाएगा, एक 4 एक 5 एक 6, एक हो जाएगा CH2OH, ऐसा हो जाएगा। आपको पता चल गया होगा यहाँ पर कि CHOH जो लिखे हैं बच्चों, उसको कितने बार लिखना है, ऐसा 4 टाइम्स लिखना है आपको। मतलब CHOH 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 इस तरह से करके 4 बार लिखना है ना। और ये 5वां नंबर का आपका 6ठा नंबर कार्बन, यानी कि हमारे पास C6H12O6 की बात कर रहे हैं हम लोग। मान लो कि ग्लूकोज हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों। H और OH का प्लेसमेंट चेंज करते रहेंगे तो बहुत सारा स्ट्रक्चर बनता जाएगा, बहुत सारा आइसोमर्स बनते जाएंगे। लेकिन अभी आप समझ लेना कि हम ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग ये ग्लूकोज के बारे में बात हो रहा है आपको, ये ठीक है। अब जरा सोचो कि हम लोग यहाँ पर क्या किए, हम लोग कोई ले लेते हैं टॉलेंस रीजन, ये एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है आप लोगों को, टॉलेंस रीजन ले लेते हैं हम लोग ऐसा करके। और इधर क्या ले लो हम लोग, Cu2 प्लस OH माइनस ले लो हम लोग। ये कौन सा रिजेंट हो गया, फेलिक सॉल्यूशन हो गया। ये टॉलेंस रिजेंट, ये फेलिक सॉल्यूशन। याद रखना बच्चों, ये दोनों जो कंडीशन है आपका बेसिक मीडियम का है यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता था। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता था, यानी वहां भी बेसिक मीडियम है कुछ। और यहाँ भी क्या है बच्चों, बेसिक मीडियम तो होता है यहाँ पर CuSO4 प्लस NaOH, है ना। तो ये बेसिक मीडियम में यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। अब बताओ यहाँ पर क्या रिएक्शन होगा, क्या करवाए थे आपको एल्डिहाइड वाले में, टॉलेंस रीजन क्या करेगा, तो ये तो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों +1, इस +1 को घटा देगा, यानी कि जो ग्लूकोज होगा उस सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है उसको घटा करके सिल्वर में लेके आ जाएगा, मतलब सिल्वर को प्रिसिपिटेट करवा लेगा। यही तो टेस्ट होता था वहां पर। और यहां पर रिएक्शन क्या होगा कि जो एल्डिहाइड ग्रुप था वो साल्ट बन जाएगा बच्चों, इस तरह से बताए थे आप लोग को। जरा एक बार रिवीजन भी करेंगे आप लोग। प्लस सिल्वर का क्या बनता था, प्रिसिपिटेट, जिसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते थे हम लोग, है ना। हमारे कंटेनर के वाल के चारों तरफ क्या होता था, एक सिल्वर का लेयर बैठ जाता था, ठीक है, तो वो हमारा सिल्वर का प्रिसिपिटेट होता था। तो ये टेस्ट हुआ गया आपका, यानी इसका मतलब ये ग्लूकोज क्या है आपका, रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि सिल्वर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 था उसको घटा करके किसमें लेके आ गया, 0 में लेके आ गया। इसका मतलब रिड्यूसिंग शुगर है ना। और इसका एल्डिहाइड पार्ट बचा हुआ बच्चों फ्री है। अब देखो इसी में हम लोग कर ले, हम लोग इसका नाम आपको बता दें, क्योंकि ये ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोनेट आयन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोनेट आयन। उसी तरह से यहां भी रिएक्शन हो जाएगा बच्चों, CH2OH और प्लस क्या होता था, CO2O का कैसा प्रिसिपिटेट, रेड प्रिसिपिटेट, है ना। और इसका भी नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोनेट आयन, ग्लूकोनेट आयन। तो देखो ग्लूकोज का रिएक्शन दिखा दिए, एरो ऐसा लगा हुआ बच्चों, यहाँ पर 2 रिएक्शन दिखा दिए यहाँ पर, ठीक है। और ये सब रिएक्शन हो रहा है किसके वजह से, एल्डिहाइड की वजह से। तो ये सब रिड्यूसिंग शुगर है बच्चों। अब हम लोग कुछ बात कर लें कि फ्रक्टोज में ऐसा कीटोनिक ग्रुप था, जब फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप था, एल्डिहाइड नहीं था, तो फिर वो कैसे टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन कर लिया, है ना। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है बच्चों बेसिक मीडियम में, जो फ्रक्टोज के अंदर होता है, जो उसको सीखना है आप लोगों को, ठीक है। नोट नंबर 3 में आपको बता दें, इसको मिटा देते हैं हम लोग, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नोट नंबर 3 में देख लो आप लोग, क्यों इस नोट नंबर 3 में बताने क्या जा रहे हैं आप लोगों को, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि बताने क्या जा रहा है आप लोगों को, यही बताने जा रहा है आप लोगों को
कि फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप होने के बावजूद भी वो टॉलरेंस रीजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कैसे कर पाता है ना। तो हम आपको फ्रक्टोज के बारे में बता रहे हैं। वाई क्वेश्चन ग्रुप में देख लीजिए, वाई फ्रक्टोज रिड्यूस टॉलरेंस और फेलिंग सॉल्यूशन why fructose reduce tolerance or failing solution even if it have ketonic group। ये बच्चों को क्वेश्चन, उस रिएजेंट को समझना होगा आप लोगों को कि आखिर हम टॉलरेंस रिएजेंट डाल दिए फ्रक्टोज के अंदर या फेलिंग सॉल्यूशन डाल दिए, तो कौन सा ऐसा रीअरेंजमेंट हो जाता है जिसके वजह से वो उसके साथ रिएक्शन कर पाता है। देखो आप लोग, इसको इनोलाइजेशन बोलते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। तो अगर हमारे पास कीटोन हुआ तो हम कुछ ये फ्रक्टोज हुआ तो कुछ ऐसा समझा रहे हैं आप लोगों को, जरा समझना। ये तो ग्रुप है आपका CH OH, 2 टाइम चलेगा, 2 3 4, 3 कर लीजिए इसको यहां पर, 3 4 5 6 है ना। ये आपका फ्रक्टोज है। देखो कीटोन ग्रुप है आपका ये, और हम इसको क्या मान रहे हैं हम लोग, फ्रक्टोज। मेरा मेन काम यहां से है बच्चों, तो जिस CO के बगल में, अगर CO के बगल में CH2OH हो जाए बच्चों, फिर से बोलते हैं आपको हम, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जहां कीटोनिक ग्रुप हो और उस कीटोनिक ग्रुप के बगल में यहां पर ऊपर में CH2OH ग्रुप हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पर। ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो जिसमें कीटोन ग्रुप हो और कीटोन के बगल में क्या हो, CH2OH ग्रुप हो, ऐसा वाला ग्रुप हो, तो उस कंडीशन में अगर आप उसके अंदर बेस डाल देंगे, कोई बेसिक मीडियम में कर देंगे बच्चों, तो इनोलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, इनॉल बनने लगता है बच्चों, ये इनॉल। और देखिए इनॉल बनते बनते वो कहां पर चला जाएगा आपको, वो इस पर ध्यान देना आपको। तो अगर हम लोग बेसिक मीडियम में किए और आपको पता है कि टॉलरेंस रीजेंट के अंदर भी बेस होता है बच्चों और फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर भी बेस होता है, तो उस बेसिक मीडियम में क्या होता है, इसके अंदर इनोलाइजेशन हो जाता है। इनॉल बनने लगता है बच्चों, इनॉल के बारे में समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। कैसे बनेगा जरा समझना। बेस है और कीटोन के बगल वाला जो कार्बन है बच्चों, इसको अल्फा कार्बन यहां बोल रहे हैं हम लोग, और इसके पास जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक है, तो बेस क्या करेगा, उसको वहां पर से खींच लेगा, ठीक है। तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। देखो हम यहाँ पे बता देते हैं आप लोगों को, तो देखो करना क्या आप लोगों को, इसका वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालना है बच्चों, और इसका हम इसको हटा दें, और इसका वाला बॉन्ड यहाँ दे देना आप लोगों को। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, चार्ज O- आ जाएगा ना, O-, और यहाँ तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये H+ ग्रुप में निकलेगा जो O के पास आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर CH OH OH हो जाएगा, और यहाँ पर जो लिखना था लिख दे हम लोग, ऐसा लिख दे हम लोग, है ना। देखो इनॉल बन गया कि नहीं, एक ही सेम कार्बन पे डबल बॉन्ड OH आ गया, इनॉल बन गया यहाँ पर बेसिक मीडियम के अंदर। अब क्या होगा यहाँ पर, और फर्दर रीअरेंजमेंट क्या है, ये वाला बॉन्ड टूट करके यहाँ बनता है बच्चों, और ये वाला बॉन्ड टूट करके यहाँ जाता है, कार्बन के सर पे जाता है। कार्बन के सर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस H जो निकलेगा बच्चों, वो कैसे निकलेगा, H+ ग्रुप में निकलेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर चला गया बॉन्ड बनने के लिए बच्चों, है ना। तो H+ जो निकलेगा वो C- के पास आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, और इसको रिवर्सिबिलिटी दिखाते जाना है हम लोग को। तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O H CH OH CH OH का होल 3 CH2OH। आपको देखो यहां पर क्या एल्डिहाइड ग्रुप नहीं आ गया,
अल्डिहाइड ग्रुप आ गया, है ना। अब यही अल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से आपका वो यही फ्रक्टोज जो है आपका इंटरनली, इससे इंटरनली रीएलिमेंट हो रहा है बच्चों, तो वो इंटरनली अल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद वो क्या कर सकता है, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो इस रीजनमेंट को समझेंगे। ये पूरा जो हुआ है बच्चों, ये इनोलाइजेशन के थ्रू हुआ है। कौन से मीडियम में हुआ है, बेसिक मीडियम में हुआ है ना। तो इसके वजह से कर सकते हैं हम लोग। ये बात समझ में आ गया होगा आप लोग बच्चों। तो मिला दें हम इसको, तो आप लोग समझे रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। अब हम लोग जो बात करेंगे बच्चों यहाँ पर, अभी देखो, अभी जो आंसर आपका एक क्वेश्चन डॉट क्लियर नहीं हो पाया होगा कि सुक्रोज में ऐसा क्या खास बात है कि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया, है ना। और हेमिकेटल के बारे में अभी इस कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कैसे यूज हो रहा है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको सारा बात समझ में आने वाला है। ठीक है, तो हम कुछ आगे बढ़ें और आगे क्या स्ट्रक्चर्स में आपको दिखाएंगे हेमिस्टल हेमिकेटल के अंदर कि कैसे काम होता है उसमें। ठीक है, तो अभी दूसरा जो टाइप था बच्चों, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नाम ही पता चल रहा है आपको बच्चों, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऐसा कोई शुगर जो होगा, ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट होगा, ऐसा कोई सैकराइड्स होगा जो टॉलरेंस रीजन को या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इट इज द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट, नहीं कर सकता है, विच कैन नॉट, नहीं कर सकता क्या, रिड्यूस किसको, टॉलरेंस रीजन। मेरे राइटिंग पे नहीं जाना बच्चों, सिर्फ समझना है आप लोग को, टॉलरेंस रीजन और फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसका एग्जांपल क्या हो सकता है या उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है आपको ये भी समझा दे आपको यहाँ पर कि ऑल पॉलीसैकेराइड। अभी हमको समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि पॉलीसैकेराइड्स अगर बोलते हैं हम लोग तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, क्या आना चाहिए, स्टार्च आना चाहिए, सेलुलोज आना चाहिए, है ना, डेक्सट्रीन आना चाहिए, फिर आपके पास जो है ग्लाइकोजन आना चाहिए, ऐसा कुछ मॉलिक्यूल आना चाहिए ठीक दिमाग में, क्योंकि आपको पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑल पॉलीसैकेराइड्स लाइक स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, etc are non-reducing sugar, are non-reducing sugar। ठीक है, इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों अलग से, उसका नाम है सुक्रोज, क्योंकि वो भी क्या था, सुक्रोज भी क्या था, सुक्रोज इज आल्सो क्या है, बोलो ना जी, सुक्रोज इज आल्सो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, और यहां पर हम आपको नोट नंबर 2 करके बता दें, अलग से बता दें आप लोगों को कि क्या ऐसा खास बात होता है जिसकी वजह से ये सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाया, यानी कि अल्डिहाइड को टॉलरेंस रीजन और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इसका एक रीजन यहां पर है जो कि हम आगे स्ट्रक्चर के थ्रू बताएंगे आपको, है ना। तो अभी लिखवा देते हैं आप लोगों इसको कि इफ रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट मीन्स किसके बारे में बात हो रहा बच्चों, अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ उसी कार्बन से जिसमें अल्डिहाइडिक और कार्बन कीटोनिक कार्बन है ना।
वो फ्री नहीं है, दूसरे वाले मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, दूसरा वाला तीसरे से जुड़ा हुआ है, बट किस कार्बन के थ्रू? अल्डिहाइडिक कार्बन और कीटोनिक कार्बन के थ्रू। इसका मतलब वो फ्री नहीं है, बॉन्डेड है, और फ्री नहीं होने की वजह से वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। तो आगे हम आपको बता रहे हैं बार बार कि जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है बात, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे जब स्ट्रक्चर से आपको बताएंगे वो सब बात क्लियर हो जाएगा। कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड इन देयर, कहा फिर से एक वर्ड जोड़ने जा रहे हैं हम लोग, इन देयर हेमीसिटल और हेमिकीटल फॉर्म, ठीक है ना, ऐसा। तो बॉन्डेड होगा उसका अल्डिहाइडिक कार्बन या कीटोनिक कार्बन इन देयर हेमिसिटल फॉर्म या हेमिकीटल फॉर्म में, तो फिर वो क्या हो जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। कुछ एग्जांपल बता दिए बच्चों, तो ये समझ में आ जाएगा आप लोग बात, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्लासिफिकेशन तो खत्म हो गया बच्चों। जो कार्बोहाइड्रेट का हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे, हम लोग 3 बेसिस पे कर लिए। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर हो गया, है ना। अब हम लोग कुछ आगे पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। क्या बात पढ़ने बच्चों आगे पढ़ने वाले हम लोग, हम यहाँ पर जो लिखवा रहे जरा समझना आप लोग। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आप उसको हम मोनोसैकराइड कर देते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग तो मोनोसैकराइड के बारे में यहाँ बात कर लेंगे। थोड़ा ऊपर लिखा गया, मिटा दें। नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड के अलावा भी यूज होता है बच्चों, लेकिन चूंकि हम जो भी यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाएंगे आपको जनरली वो मोनोसैकराइड का दिखाएंगे, तो आप उसी से समझ लो आप लोग, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसैकराइड हो जाएगा आपका, है ना, डीएल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। डीएल कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा कि जब हम लोग सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करवा रहे थे एसिडिक मीडियम में, याद है आपको क्या बना था? जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करवा रहे थे तो अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज बना था। तो वहां पर एक वर्ड आया था बच्चों, डी आया था ना वहां पर। तो आज हम वही बात सीखेंगे कि डी क्यों लग गया, है ना। फिर एल क्या होता है, फिर आपको डी एल, स्मॉल एल, स्मॉल डी स्मॉल एल के बारे में बात करेंगे बच्चों। नोटेशन इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को कि स्मॉल डी कैपिटल डी में क्या अंतर है, स्मॉल एल कैपिटल एल में क्या अंतर होता है ना, उसके बारे में बात हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे क्या उसके इंपॉर्टेंट मोनोसैकराइड स्ट्रक्चर ऑफ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ फिशर प्रोजेक्शन कर देते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट फिशर प्रोजेक्शन ऑफ मोनोसैकराइड, इसको ऐसे लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिशर प्रोजेक्शन नाम सुने होंगे आप लोग इसका। फिशर प्रोजेक्शन ऑफ some important monosaccharide फिशर प्रोजेक्शन दिखाएंगे बच्चों उसका। ग्लूकोज का क्या होगा, फ्रक्टोज का क्या होगा, मैनोज का क्या होगा, राइबोज का क्या होगा, बीटा डी डिऑक्सी राइबोज का क्या होगा, है ना। ये सब के बारे में बात कर लेंगे। स्ट्रक्चर फिशर प्रोजेक्शन में दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। ग्लाइकोज का क्या हो जाएगा, उसके बाद आपको हम बताएंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ, किसका बताएंगे आप लोगों को। है तो बहुत सारा मॉलिक्यूल, लेकिन आपको पता है ना ग्लूकोज और फ्रक्टोज का तो ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज का दिखाएंगे। और जो रूल आपको बताएंगे ग्लूकोज के लिए, जो रूल बताएंगे फ्रक्टोज के लिए, वो सारा रूल आपको हर एक मोनोसैकराइड्स में काम करेगा, है ना। तो आप एक समझ लो, दो समझ लो, और चौथा पांचवा अपने से कर लेना, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज,
और एक आपको बताएंगे बच्चों हार्वर्ड प्रोजेक्शन, हार्वर्ड प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये सब आपको बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, यहाँ सीखना है आप लोगों को, है ना। ये जो आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं बच्चों, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यहीं पर आएगा आपके पास अल्फा और बीटा आइसोमर्स, अल्फा एंड बीटा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहां तो समझ लीजिएगा डीएल, डीएल कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, फिर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या समझ में आ जाएगा आपको, अल्फा एंड बीटा कॉन्फ़िगरेशन, इसी में समझना है आपको, साइक्लिक स्ट्रक्चर में समझना है। और इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर में आप समझ पाएंगे हेमिसिटल और हेमिकीटल के बारे में, यानी समझना, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। इसी से हम लोग जो है ना हेमिसिटल समझेंगे, हेमिकीटल समझेंगे और अल्फा समझेंगे, बीटा समझेंगे, सब साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो हार्वर्ड प्रोजेक्शन बारी बारी से बात करेंगे बच्चों हम लोग। कुछ स्टार्ट करते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में, एक सिंपल नोमेनक्लेचर जो बहुत ही इजी है, तो हम लोग इसको ABCD कर देते हैं या 1 2 3 4 कर देते हैं। ऐसा कर देते हैं हम लोग, ठीक है। कभी ABCD लिख दिए, कभी 1 2 3 ऐसा लिख दिए, चलिए होता है। चलो हम लोग कर दें फर्स्ट में नोमेनक्लेचर के अंदर। तो एक वर्ड आपको बता दें बच्चों, ओज, नाम सुने होंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मल्टोज, राइबोज, लास्ट में क्या लग गया है, लगभग 90% जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट होंगे उसके अंदर ओज लग ही जाएगा, है ना। अब स्टार्च उसमें मत जोड़ दीजिएगा, तो कुछ कुछ तो नहीं भी लगता है, लेकिन जनरली लग जाता है, मोनोसैकेराइड में तो जरूर लगता है, ठीक है। तो हम ओज के रूप में हम बता रहे हैं, ओज एज सफिक्स, सफिक्स के रूप में आप लोग ओज लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके आधार पर क्या हुआ बच्चों कि हम लोग एक यूज कर लिए अल्डोज, देखो क्या बोल दिए हम, अल्डोज बोल दिए, और एक क्या बोल दिए, कीटोज, ठीक है। अब अल्डोज का मतलब क्या हो गया, जब अल्डोज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अल्डोज का मतलब क्या हो गया, अल्डोज का मतलब हुआ कि ऐसा कोई मोनोसैकेराइड्स जिसके अंदर अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। और कीटोज का मतलब क्या होगा, नाम ही से पता चल गया आपको कि ऐसा कोई मोनोसैकेराइड्स जिसके अंदर क्या होगा, कैसा फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा, समझे। इसका मतलब यहां पर क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स कौन सा ग्रुप, अल्डिहाइडिक ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन्स, आप लिख लेंगे, जो अगर कुछ बोल रहे हैं आपको तो लिखिएगा उसको आप, कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स अल्डिहाइडिक ग्रुप। यहां क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स कीटोनिक ग्रुप। इसमें कीटोनिक ग्रुप होगा बच्चों, कीटोनिक ग्रुप हो गया तो कीटोज में चला गया, अल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया अल्डोज में चला गया, है ना। तो कुछ नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर भी कुछ इसको हम डिवाइड कर सकते हैं यहां पर। तो चूंकि आप इसको लिख चुके होंगे, मिटा भी दे इसको हम, इसी में देख लो आप लोग, यहां से हम स्टार्ट करते हैं या यहीं पर समझा देते हैं आपको नीचे। जो अल्डोज और कीटोज में था आपका, आप रेगुलर लिखते जाएंगे, अल्डोज वाले में, कीटोज वाले में, बोलो आप लोग, हम n बराबर, हम लोग जो है n बराबर, अल्डोज में आप n बराबर 3 से स्टार्ट करना बच्चों, ठीक है। नहीं होगा आपका 1, नहीं होगा 2, नहीं होगा 1, नहीं होगा 2, क्योंकि जो कंडीशन होता था आपका कार्बोहाइड्रेट होने का, एक मोनोसैकेराइड होने का, कि वो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन हो, तो वो तो आपको बच्चों, आपको 2 कार्बन एक कार्बन में तो नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम उसको छोड़ दिए, ठीक है। तो आप यहां पर से इसको छोड़ देना आप लोग। तो n बराबर 3 स्टार्ट करते हैं हम लोग, और 3 का एग्जांपल क्या लिए थे,
3 के लिए बता रहे सिर्फ बच्चों, CHO COH H, ऐसा यही एक मिनिमम कार्बन है एल्डिहाइड का, 3 कार्बन का, जिसके पास क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि यहाँ C स्टार है ना, और क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है, 2 OH ग्रुप लगा हुआ है, और क्या है, इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप भी है ना। तो ये मिनिमम कार्बन है, मिनिमम 3 कार्बन से स्टार्ट होता है बच्चों अल्डोज। तो 2 1 या 2 नहीं लेंगे आप लोग, ठीक है। तो अगर हमारे पास 3 कार्बन हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अल्डो ट्रायोज। नाम समझ में आ गया होगा आपको, क्या नाम बोलेंगे, अल्डो ट्रायोज। ट्राई मतलब 3 ना, 3 कार्बन हो गया। अच्छा n बराबर, अगर इसको थोड़ा बॉक्स में कर ले, अलग से समझा दिए आपको कि 3 कार्बन से स्टार्ट क्यों होता है। 4 कार्बन कर ले तो बच्चों क्या होगा, अल्डो टेट्रोज। 5 कार्बन कर ले तो क्या होगा, अल्डो पेंटोज। और 6 कार्बन कर ले तो क्या होगा, इसमें आपको हम इंपॉर्टेंट बात बताएं बच्चों, अल्डो पेंटोज में राइबोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइबोज और बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोज, जो डीएनए आरएनए में यूज होता था शुगर ग्रुप में, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग राइबोज ले, अच्छा 6 कार्बन हो गया तो क्या होगा, अल्डो हेक्सोज। आ रहा समझ में, इसके अंदर क्या रख लेंगे हम लोग, ग्लूकोज, ग्लूकोज है, मैनोज है, गैलेक्टोज है, बहुत सारा है। हम एक एग्जांपल ले लें हम लोग ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो 6 कार्बन तक हम दिखा दिए यहाँ पर आप लोगों को, नाम के साथ दिखा रहे हैं, अल्डो पेंटोज, अल्डो हेक्सोज। तो समझ में आ रहा होगा आपको, अल्डो मतलब क्या हुआ, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, हेक्सोज का हेक्स का मतलब 6 कार्बन होगा उसके अंदर, ओज किसके लिए लग गया, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, ठीक है। ऐसा नाम चलता है आपका ये। तो अगर हमारे पास यहाँ की बात करें बच्चों, तो ये नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ये तो नहीं होगा बच्चों, क्योंकि जब कीटोज की बात करते हैं, कीटोन की बात करते हैं, तो आपको बता दें कि n बराबर 4 से ही स्टार्ट होता है वो, है ना। जैसे मतलब कि आपको इसको पहले तो नाम बता दें जरा आप लोगों को, तो नाम क्या हो जाएगा, कीटो टेट्रोज। और देखो कुछ ऐसा दिखा रहे हैं हम लोग एग्जांपल आपको, 4 कार्बन से, देखिए आप लोग कैसा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं हम लोग, जिसके अंदर क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो देखो C स्टार है, एक C स्टार मिला आपको, 3 कार्बन के साथ, 2 कार्बन के साथ, 1 कार्बन के साथ कभी भी C स्टार नहीं मिलेगा आपको मोनोसैकेराइड्स करने के लिए, है ना। तो एक C स्टार है तो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है, 3 OH ग्रुप भी यहाँ पर है आपका, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक से ज्यादा OH ग्रुप है, और कीटोनिक ग्रुप तो है बच्चों, इसलिए 4 ही कार्बन से स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो n बराबर 5 कर दें, बोलो आप लोग कीटोपेंटोज। n बराबर 6 कर दें, क्या हो जाएगा, कीटो हेक्सोज। और इसके अंदर आता था ना फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में 6 कार्बन होता था ना, तो वो फ्रक्टोज हम लोग यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस तरह से। तो नाम कुछ ऐसा समझ रहे हैं आप लोग, अभी तो बहुत कुछ सीखना है आप लोगों को, और बताते जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर देखो आगे हम लोग क्या काम करने जा रहे हैं हम लोग, तो इसको जरा समझ लीजिए। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आपको लिखवाने वाले हैं, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो फिशर प्रोजेक्शन क्या होगा, फिशर प्रोजेक्शन पहला हम आपको बताने वाले हैं ग्रुप। सबसे पहले आपको राइबोज बता दें बच्चों, राइबोज है 5 कार्बन होता है, कार्बन की संख्या कितना होता है बताइए, n बराबर 5 के लिए काम होता है ये, तो C5 मोनोसैकेराइड है ना ये, तो C5H2O का होल 5 ऐसा होता था। और इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके पहले हम आपको समझाते, जानते हैं क्या, डीएल आइसोमर समझाते हैं आप लोगों को, हम इसके बारे में तो बताएंगे बच्चों। और यहीं पर समझ लो आप लोग डीएल आइसोमर्स, इसी राइबोज से आपको, क्या रुक जाइए थोड़ा सा, हम आपको डीएल समझा दे तो ये आसानी से समझ में आएगा आप लोगों को। डीएल कॉन्फ़िगरेशन समझ लो आप लोग,
बहुत इजी है, तुरंत समझ में आ जाएगा आप लोगों को, है ना। तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है बच्चों, उसका जो रेफरेंस एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, इसका जो रेफरेंस मॉलिक्यूल है, रेफरेंस मॉलिक्यूल जो है हमारा, वो है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड इसका जो है ना क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड इसका रेफरेंस एलिमेंट है आपका, मॉलिक्यूल है। इसी से डीएल और एल को डिफाइन किया गया है और उसके बाद दूसरे वाले मॉलिक्यूल में भी ऐसा यूज किया गया है ना। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो होता है बच्चों, ऐसा कुछ समझ लो, OH जो कि हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ले लेते हैं, CHO CH OH और CH2OH। ये देखो आप लोग, ऐसा है हमारे पास, इसी को ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं। और अभी हम आपको क्या बताने वाले, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि डी कब लगेगा, एल कब लगेगा, कि डीएल कॉन्फ़िगरेशन कब होता है, डीएल नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा होगा बच्चों, बाहर में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, तो थोड़ा मैनेज कर लो आप लोग। ये फीचर प्रोजेक्शन होता है। फीचर प्रोजेक्शन में ऐसा होता है ना कि ऐसा कुछ प्लस दिखाते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। एक 3 डायमेंशन फिगर को 2 डायमेंशन में दिखाने का काम होता था इसके अंदर, है ना। आपको पता है ना, आपको इसका हाइब्रिडेशन sp3 है। sp3 है तो क्या हो गया, नॉन प्लेनर, 3 डायमेंशन में चला गया, लेकिन उसको 2 डायमेंशन में दिखाने का काम हम फीचर प्रोजेक्शन से करते हैं हम लोग। ठीक है, ये प्लस वाला साइन होता है। एक वर्टिकल लाइन होता है और एक वर्टिकल लाइन होता है जिसमें पेरेंट चेंज आता है, और उसके बाद बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकते हैं कार्बन के अनुसार। तो यहां पर ऐसा कुछ बच्चों, CHO और यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग, CH2OH, ऐसा लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। और जो ऊपर में हो बच्चों, वर्टिकल लाइन के सबसे ऊपर में जो हो, वो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, जैसा कि आपका अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। ठीक है, तो अल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पर। और ये वर्टिकल लाइन के अंदर क्या होना चाहिए, मेरा पेरेंट चेन होना चाहिए। तो पेरेंट चेन देखो 1 2 3 है ना, 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3 हो गया। तो यहाँ 2 नंबर कार्बन में देखो बच्चों, C* है कि नहीं, C* है। तो इस C* पर, इसको हम लास्ट C* बोल रहे हैं हम लोग, जैसे 1 2 3। अभी बताओ, एक ही C* है और हम बोलना चाहते हैं लास्ट C*, तो मेरा लास्ट C* कौन होगा, यही तो नंबर होगा ना। क्योंकि दूसरे वाले मॉलिक्यूल के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे C* होंगे, तो हम लास्ट C* वहां बात करेंगे, तो ये 2 नंबर चेंज हो जाएगा, वो दूसरा हो जाएगा नंबर वहां पर, जो कि आगे देख पाएंगे आपको। अभी ये 2 नंबर हमारे पास है बच्चों। तो 2 नंबर पे जो C* है, उसका जो OH है बच्चों यहाँ पर, वो कहां पर है, तो राइट साइड है। फीचर प्रोजेक्शन में कहां पर है, राइट साइड है। हम लोग बताइए, फिर से बताइए, कौन सा रेफरेंस मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं हम लोग डीएल कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसका कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया ऐसे करके, उसी को हम लोग फीचर प्रोजेक्शन में दिखा रहे हैं आप लोग। फीचर प्रोजेक्शन में क्या होगा, सिर्फ एक वर्टिकल लाइन होगा जिस पर आपका पेरेंट चेंज आएगा, और बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकते हैं कार्बन के अनुसार, है ना, C* के अनुसार। और सबसे मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फंक्शनल ग्रुप जो होगा बच्चों, वो ऊपर में रहेगा, जैसे कि यहाँ दिखा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, और उस फीचर प्रोजेक्शन के अंदर जो लास्ट C* होगा और उसका जो OH ग्रुप होगा, अगर वो राइट साइड हुआ, तब ये कहलाएगा आपका डी आइसोमर्स, यानी कि हमारे ये जो है हमारा हो गया डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या हो गया बच्चों, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, अब बताओ, फिर से बताओ आप लोगों को डी क्यों नाम पड़ा। हम एक बार फिर से रिपीट कर दे इसको। लास्ट C* का फीचर प्रोजेक्शन के अंदर लास्ट C* का जो OH ग्रुप हो, राइट साइड हो, तब उसको क्या लग जाएगा, वहां पर डी लग जाएगा। और इसका एल अगर बनाना है बच्चों, तो कुछ करना नहीं, आपको मिरर इमेज करना है आप लोग। एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए, है ना। यहां पर क्या कर लो हम लोग, OH कर लो, मिरर इमेज करते हैं, मिरर रख दिए बीच में, तो इसका इमेज बनेगा। OH हो गया, H हो गया,
CHO हो गया, CH2OH हो गया, तो यहाँ पे C स्टार है, तो ये हो गया एल आइसोमर्स बच्चों, या एल ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं हम लोग। क्योंकि जो लास्ट C स्टार है बच्चों, यहाँ पर जो लास्ट C स्टार है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो इसका लास्ट C स्टार तो यही वाला हुआ। C स्टार की बात कर रहे हैं हम लोग, लास्ट कार्बन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, लास्ट C स्टार कार्बन की बात कर रहे हैं हम लोग, लास्ट C स्टार कार्बन जो कि यहां पर है। तो उसका जो OH ग्रुप कहां है बच्चों, लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड है तो L लग जाएगा, राइट साइड रहेगा तो D लग जाएगा, लेफ्ट साइड रहेगा फिशर प्रोजेक्शन में तो L लग जाएगा। और याद रखना आप लोग, अगर D का L बनाना चाहते हैं आप या L का D बनाना चाहते हैं आप, तो हमेशा मिरर इमेज करना पड़ेगा बच्चों, याद रखना आप लोग। ये मिरर इमेज के द्वारा ही आप D का L या L का D कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। यानी कि यहां पर आपको ऐसा बता दें, अगर D का L करना चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको, मिरर इमेज करना होगा, ये जरूरी है, देख समझना आपको। ये L का D करना चाहते हो तो मिरर इमेज करना होगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली ये OH को उधर कर दिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब पूरा का पूरा मिरर इमेज हो, जो नॉन सुपर इम्पोजर मिरर इमेज हो, तो वो आपका D का L, L का D बन जाएगा। ये दोनों क्या है बच्चों, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, ये दोनों एनेंसियोमर्स है। जब नॉन सुपर इम्पोजबल मिरर इमेज होगा बच्चों, तब तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का एनेंसियोमर्स हो जाएगा, है ना। यानी कि जो D और L होता है बच्चों, एक दूसरे का क्या है, वो एनेंसियोमर्स है, ठीक है। और ऑप्टिकली एक्टिव है, बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है ना, बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये सब समझ रहे हैं आप लोग, D और L समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, D कब यूज करते हैं, L कब यूज करते हैं। अब इसी का हम लोग जो आगे यूज करते हैं हम लोग ग्लूकोज के अंदर, मैनोज के अंदर, ऐसा करके, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके अंदर। स्ट्रक्चर खाली देख लो फिशर प्रोजेक्शन का, उस पर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर ये आप 2 पार्ट में करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देख लो आप लोग। राइबोज, अब हम आपको जल्दी बता दें, CHOH OH, चूंकि 5 कार्बन होता है इसके अंदर, 5 कार्बन होता है इसके अंदर, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, C5H10O5, ऐसा है। 1 2 3 4 5 ऐसा हो गया, देख लो आप लोग। ये हमारा क्या, एक C स्टार, एक C स्टार, एक 3 C स्टार है यहाँ पर। नंबर ऑफ C स्टार कितने हो गए, बराबर क्या हो गया आपका, 3 हो गया, ठीक है। और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। अब ये बताओ बच्चों आप लोग कि हमारा जो लास्ट C स्टार है, लास्ट C स्टार है, वो कितने नंबर पर है। तो देखो 1 2 3 4, यही ना है, यही 4 नंबर क्या है आपका, लास्ट C स्टार है आपका, ये है ना। तो उसका जो है हमारा लास्ट C स्टार का जो OH है कहां पर है बच्चों, राइट साइड में है, तब ये क्या हो जाएगा, D राइबोज, और उसका मिरर इमेज कर लें। अब ऐसा नहीं करना आप लोग कि इस OH को खाली चेंज कर दो, आप OH को इधर लेके आ जाओ, H को उधर लेके चले जाओ, लास्ट C स्टार का, तो L बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा कभी भी। पूरा का पूरा मिरर इमेज होना चाहिए उसका, तब वो L बनता है आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CHO OH। आज थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है बच्चों आप लोग को, क्योंकि बाहर में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, है ना। तो एल राइबोज, देखो इसका लास्ट C स्टार का क्या हुआ, एल राइबोज हो गया आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डी आइसोमर्स का कैसे बोल पाएंगे, डी आइसोमर्स या डी कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो पाएगा। डी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, इफ OH ग्रुप ऑफ लास्ट C स्टार, if OH group of last C star is present in right side, is present in right side, यहाँ पर देखो इसकी बात कर रहे हैं, ये राइट साइड है आपका,
और इस OH के बारे में बात हो रहा है, लास्ट सी स्टार का। इस OH ग्रुप ऑफ लास्ट सी स्टार इज प्रेजेंट इन राइट साइड इन कहाँ, फिशर प्रोजेक्शन में, इन फिशर प्रोजेक्शन कॉल्ड डी आइसोमर्स। डी आइसोमर्स बोल दो, चाहे डी कॉन्फ़िगरेशन बोल दो, डी नोमेनक्लेचर बोल दो, सब कुछ सेम है आपका। एल कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो पाएगा बच्चों, एल कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो पाएगा, इफ OH ग्रुप ऑफ लास्ट सी स्टार, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग 1 2 3 4 5, लास्ट कार्बन की बात नहीं कर रहे हैं, लास्ट सी स्टार कार्बन की बात कर रहे हैं हम लोग, लास्ट सी स्टार कार्बन, हाँ लास्ट सी स्टार की बात कर रहे हैं, सी मतलब कार्बन, लास्ट सी स्टार। इफ OH ग्रुप ऑफ लास्ट सी स्टार इज प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड, कहाँ हो बच्चों, लेफ्ट साइड, इन कहाँ, फिशर प्रोजेक्शन में, इन फिशर प्रोजेक्शन कॉल्ड क्या कहलाएगा वो, एल कॉन्फ़िगरेशन। और हम आपको पहले ही बता दिए कि डी और एल कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स जो होता है एक दूसरे का एनेंसियोमर्स है, एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। डी का चाहते आप एल लाने के लिए तो आपको मिरर इमेज करना पड़ेगा, उसका मिरर बीच में रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, या एल का डी आना है तो मिरर इमेज के ही थ्रू आएगा, ठीक है। और ये भी बात याद रखो आप लोग कि जो H और OH का जो प्लेसमेंट है बच्चों यहाँ पर अपने मन से नहीं रखे हम लोग, एकदम फिक्स है। अगर आप कहीं भी एक बार भी चेंज कर दीजिएगा H और OH का प्लेसमेंट तो राइबोज नहीं रह पाएगा, फिर वो दूसरा आइसोमर्स बन जाएगा, इसलिए फिक्स है आपका। देख लो आप लोग, अब डी बोल दिए, लास्ट सी स्टार का OH कहाँ है, राइट साइड तो है डी आइसोमर्स, डी राइबोज हो गया, और ये राइबोज है, एकदम प्लेसमेंट एकदम फिक्स है बच्चों, ठीक है, प्लेसमेंट फिक्स है, आप चेंज नहीं कर सकते इसके अंदर, तो इसका मतलब आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो और भी एग्जाम्पल इसका बताएंगे बच्चों, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, सब मल्टोज, गलैक्टोज, इसके बारे में बताएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा आपके पास, और आपको इसका जो है नोट्स बनाना है आप लोगों को। अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों, बाय।